Good morning to everyone. I am Prem Kumar Patle from KV number 1 Chindwala. Dear students, today I am here with the second part of this chapter Kings and Chronicles. And in this chapter, we will focus on various content, various subtopics. Now I am going to start with the making of manuscript. Dear students, all books in Mughal India were manuscripts. That is, they were handwritten. प्यार बच्चों, मैन्युस्क्रिप्ट्स किसे कहते हैं? जो हैंड रिटन होती है, जो हाथों से तैयार की जाती है, वो मैन्युस्क्रिप्ट होती है. एंड द सेंटर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन वाज द इम्पीरियल किताब खाना. और जहाँ पर ये पांडुलिपियाँ मैन्युस्क्रिप्ट्स को तैयार किया जाता था बेटा, उसको किताब खाना कहते थे. ठीक है, उसको हम एक प्रकार से किताब खाना कैन बी ट्रांसलेटेड एज अ लाइब्रेरी. उसको लाइब्रेरी के तौर पर भी हम अनुवादित कर सकते हैं. दरअसल ये एक प्रकार का स्क्रिप्टोरियम था, ये लिपि घर था. किताब खाना जो था एक स्क्रिप्टोरियम था, लिपि घर था, जहाँ ऐसी जगह होती थी जहाँ पर बादशाह की जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी उसको रखा जाता था. ओके, अ प्लेस वेयर द एम्परर्स कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स वाज केप्ट एंड न्यू मैन्युस्क्रिप्ट्स वर प्रोड्यूस्ड. यहाँ पर जो पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी उसको रखा जाता था और नई पांडुलिपियाँ यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता था. ये था किताब खाना. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है 3 मार्क्स में, 1 मार्क्स में. स्क्रिप्टोरियम, किताब खाना, लाइब्रेरी. ठीक है, जब हम मैन्युस्क्रिप्ट्स तैयार कर रहे हैं तो यहाँ नंबर ऑफ पीपल्स जो हैं वो इस मैन्युस्क्रिप्ट के प्रिपरेशन में, इसके क्रिएशन में इन्वॉल्व थे. तो बेटा हम उसी को जानेंगे. द क्रिएशन ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट्स इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ पीपल परफॉर्मिंग अ वैरायटी ऑफ टास्क. पेपर मेकर्स कौन कौन लोग होते थे? ये पेपर मेकर्स, ये जो पन्ने तैयार करने के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए जो पेजेस होते थे बेटा उसको तैयार करने के लिए. पेपर मेकर्स वर नीडेड टू प्रिपेयर द फोलियोज ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स. स्क्राइब्स और कैलीग्राफर्स टू कॉपी द टेक्स्ट. सुलेखक होते थे जो पाठ की नकल करने वाले लोग होते थे. कुछ ऐसे लोग होते थे जो उन पेजेस को एलिमिनेट करते थे, एलिमिनेट द पेजेस, और उसको चमकाने का काम करते थे, है ना. कोफ्तकार के जो पृष्ठ होते थे उसको चमकाने के लिए लोग होते थे. कुछ पेंटर्स होते थे, द पेंटर्स टू इलस्ट्रेट सीन फ्रॉम द टेक्स्ट. जो टेक्स्ट में लिखा होता था उसको चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का काम करते थे. ऐसे चित्रकार भी होते थे. बुक बाइंडर्स होते थे जो अपना ये काम करते थे. और कुछ ऐसे लोग भी होते थे जो ये जिल्दसाज कहते हैं, वो प्रत्येक पन्ने को इकट्ठा करके उसको अलंकृत आवरण प्रदान करते थे. ऑर्नामेंटल कवर्स उसको प्रोवाइड करते थे, एक सुंदरता प्रदान करते थे. तो इस प्रकार के बहुत सारे लोग होते थे जो इस वर्क में इन्वॉल्व होते थे, मैन्युस्क्रिप्ट के क्रिएशन में. द फिनिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स वाज सीन एज अ प्रीसियस ऑब्जेक्ट. तैयार जो मैन्युस्क्रिप्ट थी बेटा वो बहुत बहुमूल्य वस्तु होती थी. क्यों होती थी? बिकॉज इट वॉज रिलेटेड टू इट वॉज कंसिडर्ड एज अ इंटेलेक्चुअल वेल्थ एंड ब्यूटी. ये बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के कार्य के रूप में से देखा जाता था, इसीलिए ये काफ़ी प्रीसियस ऑब्जेक्ट था. इट एग्जाम्प्लीफाइड द पावर ऑफ इट्स पैट्रन. ओके, और इस तरह के सौंदर्य को अस्तित्व में लाकर इन पांडुलिपियों के जो संरक्षक होते थे, मुगल बादशाह, वो अपनी शक्ति को दर्शा रहे होते थे. इट एग्जाम्प्लीफाइड द पावर्स ऑफ इट्स पैट्रन द मुगल एम्परर टू ब्रिंग सच ब्यूटी इन टू बीइंग. ये उनकी ताकत को, ये जो पांडुलिपियाँ तैयार होती थी वो मुगल बादशाहों की शक्ति को दर्शाने का एक माध्यम भी होती थी. At the same time, some of the people involved in the actual production of the manuscript also got recognition in the form of the titles and award. पांडुलिपियों की वास्तविक रचना में कुछ लोगों को पदवियां और पुरस्कार के रूप में पहचान मिलती थी. कुछ ऐसे भी कैलीग्राफर्स या पेंटर्स होते थे बेटा, उन्हें उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती थी. कैलीग्राफर्स एंड पेंटर्स हैड अ हाई सोशल स्टैंडिंग वाइल अदर्स सच एज पेपर मेकर्स एंड बुक बाइंडर्स हैव रिमेन एनोनिमस आर्टिसंस. जो पेंटर्स होते थे, कैलीग्राफर्स होते थे, उन्हें तो सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती थी, लेकिन जो कागज़ बनाने वाले लोग थे, जिल्दसाज लोग थे, बुक बाइंडर्स, ये कहीं गुमनाम कारीगर के तौर पर ही रह जाते थे. कैलीग्राफी क्या होती है? कैलीग्राफी द आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग वॉज कंसिडर्ड अ स्किल ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस.
एंड इट वाज प्रैक्टिस्ड यूजिंग डिफरेंट स्टाइल्स। बच्चों, जो सुलेखन होता है वो हाथ से लिखने की कला होती है और ये बड़ी महत्वपूर्ण कौशल माना जाती है, ठीक है। और इसका प्रयोग है वो भिन्न भिन्न शैलियों में होता है, डिफरेंट स्टाइल्स में होता है। जो अकबर की जो फेवरेट स्टाइल था वो मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिपेयर करने का, कैलीग्राफी का, वो थी नस्तलिक। अकबर्स फेवरेट वाज द नस्तलिक, अ फ्लूइड स्टाइल विथ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। बेटा, अकबर की पसंदीदा जो शैली थी वो नस्तलिक थी और यह एक तरल शैली थी जो एकदम सपाट प्रभावी ढंग से लिखा जाता था, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर आपको एग्जांपल देखना है तो आपकी बुक के पेज नंबर 228 में इसको दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। नस्तलिक स्टाइल को वहाँ पर इमेज उसकी दे रखी है। इसमें बेटा एक 5 to 10 मिलीमीटर का एक सरकंडे की लकड़ी होती थी, नोकदार, जिसे कलम कहा जाता था, और उसको बीच में से थोड़ा सा छोटा सा चीरा लगा दिया जाता था और उसे बार बार जो है स्याही में डुबो करके उससे लिखा जाता था और ये बड़े आसानी से ये उस स्याही को सोख लेता था। तो इस तरह से उस समय राइटिंग वर्क को परफॉर्म किया जाता था। ये वहाँ के किताब खाने की इमेज है जो आपके बुक के पेज नंबर 229 में दी हुई है। नाउ वी विल सी अबाउट द पेंटेड इमेज। बेटा, अब हम रंगीन चित्र के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। As we read in the previous section, painter too were involved in the production of Mughal manuscripts. Okay, हमने पिछले भाग में देखा कि किस तरह से मैन्युस्क्रिप्ट को तैयार करने में पेंटर्स भी शामिल थे, है ना। एक मुगल बादशाह के शासन की घटनाओं का विवरण देने के लिए जो लिखा जाता था, तो ये पेंटर्स क्या करते थे कि वो जो लिखी हुई चीज़ों होती थी उसको चित्रों के माध्यम से दृश्य रूप में वर्णित कर देते थे, ठीक है। जब किसी पुस्तक में घटनाओं या विषयों को दृश्य रूप में व्यक्त करना होता था तो जो कैलीग्राफर है वो उसके आसपास के कुछ पेज को छोड़ देता था ताकि उसमें जो पेंटर है उसमें जाकर के कुछ वो चित्र उतार सके और उसी पेज में वो चित्र और टेक्स्ट जो है दोनों एक साथ आ जाए। तो ये छोटे छोटे चित्र होते थे, लघु चित्र होते थे। दिस पेंटिंग्स वर मिनिएचर एंड कुड देयरफॉर बी पास्ड अराउंड फॉर वीविंग एंड माउंटिंग ऑन दी पेज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये लघु चित्र होते थे जिन्हें मैन्युस्क्रिप्ट के जो पेजेस होते थे उस पर आसानी से लगाया और देखा भी जा सकता था। पेंटिंग सर्व नॉट ओनली टू एनहेंस द ब्यूटी ऑफ अ बुक बट वर बिलीव्ड टू पोजेस स्पेशल पावर ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज अबाउट द किंगडम एंड द पावर ऑफ किंग इन वेज दैट दे रिटन मीडियम कुड नॉट। बच्चों, ये चित्रों का जो उपयोग है वो न केवल किसी पुस्तक के सौंदर्य को बढ़ावा देने वाला होता था बल्कि जो बात लिखित माध्यम से राजा या राजा की शक्ति के बारे में नहीं कही जा सकती थी, ऐसे विचार जो उसमें शामिल नहीं किए जा सकते थे, उन विचारों को चित्रों के माध्यम से बड़ी पावरफुल तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सकता था। बेटा, एक इतिहासकार थे, द हिस्टोरियन अबुल फजल। अबुल फजल डिस्क्राइब्ड पेंटिंग एज अ मैजिकल आर्ट। जो अबुल फजल थे उन्होंने इस पेंटिंग को, चित्रकारी को जादुई कला के रूप में वर्णित किया। ध्यान रखना है कि किसने क्या कहा था। अबुल फजल ने कहा दिस इज द मैजिकल आर्ट, पेंटिंग एज अ मैजिकल आर्ट ही डिस्क्राइब्ड। इन हिज व्यू इट हैड अ पावर टू मेक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स लुक एज इफ दे पॉजेस्ड लाइफ। उनकी राय यह थी कि ये जो पेंटिंग है, ये जो कला है, किसी निर्जीव वस्तु को भी इस रूप में प्रस्तुत कर सकती है कि जैसे मानो उसमें जीवन हो, वो जीवित हो, अभी बात करने को तैयार हो। इस तरह की वो बात हमारे सामने रखते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ पेंटिंग पोर्ट्रेइंग द एम्परर, हिज कोर्ट, द पीपल हु वर पार्ट ऑफ इट was a source of constant tension between rulers and representative of the Muslim orthodoxy। बच्चों, ये इस बात को समझा रहा है कि जो बादशाह है ना, बादशाह और उसके दरबार में हिस्सा लेने वाले जो लोग थे, है ना, हिस्सा लेने वाले लोगों का जो चित्रण करने वाले जो चित्रों की रचना को लेकर शासकों और मुसलमान रूढ़िवादी के वर्ग के जो प्रतिनिधि थे, स्पेशली उलेमा के बारे में बात कर रहे हैं, इनके बीच तनाव रहता था। मतलब बादशाह के दरबार में दो ग्रुप हो गए। एक तो वो जो इन पेंटिंग्स को तैयार कर रहा है, इस चित्रण कर रहा है, उसकी रचना कर रहा है, और दूसरी ओर वो जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी को
फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी, इट मीन्स उलेमा। ओके, इनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन, टेंशन हमेशा बना रहता था। उसके पीछे रीज़न क्या था? देखिए, जो उलमा थे, उलमा ने कुरान के साथ साथ हदीस की बात करी। हदीस क्या था? हदीस मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब के जो जीवन से संबंधित जो जुड़ी हुई चीज़ें, उनकी ज्ञान, उनकी बातें। तो उसमें उलमा ने कुरान के साथ हदीस, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के जीवन से एक ऐसा ही प्रसंग वर्णित है, उसमें बतलाया कि प्रतिष्ठापित मानव रूपों के चित्रण पर इस्लामी प्रतिबंध को आह्वान किया जाता है। वो उन्होंने कहा कि भाई पैगंबर साहब ने को जो है प्राकृतिक तरीके से जीवित रूपों के चित्रण की मनाही करते हुए उल्लेखित किया गया है। उन्होंने कहा कि पैगंबर साहब ये बतलाते हैं कि किसी को भी प्राकृतिक रूप तरीके से जो जीवित चीज़ें हैं उसका चित्रण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ऐसा लगता है कि जो पेंटर है, जो कलाकार है, उसने रचना की शक्ति को अपने हाथों में लेने की वो कोशिश कर रहा है, जबकि ये कार्य केवल और केवल ईश्वर का है, अल्लाह का है। इस तरह से वो उलमा जो है अपने हदीस के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद के जीवन से संबंधित एक प्रसंग के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि पेंटर्स को या कलाकार को रचना को या पेंटिंग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि उस पेंटिंग के माध्यम से चीज़ें ऐसी जीवित अवस्था में दिखाई देती है। पेंटिंग में मान लो जीवंतता दिखाई देने लगती, तो उन्हें लगता है कि ये कार्य हमारा नहीं है, ये ईश्वर का कार्य। इस तरह से इनके बीच में टेंशन बना हुआ रहता था। Interpretation of Sharias changed with time. The body of Islamic tradition was interpreted in different ways by various social group. बच्चों, समय के साथ साथ शरियाओं की जो व्याख्या थी उसमें अपने हिसाब से बदलाव आने लगा। कैसे आने लगा? क्योंकि विभिन्न जो सामाजिक समूह थे उसने इस्लामी परंपराओं के ढांचे की अलग अलग तरीकों से व्याख्या करना अब शुरू कर दिया था। द बॉडी ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशन वाज इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज बाय वेरियस सोशल ग्रुप. Frequently, each group put forward an understanding of tradition that would best suit their political needs. अब प्राय प्रत्येक समूह क्या कर रहा था कि इस परंपरा की ऐसी व्याख्या प्रतिपादित कर रहा था जो उनकी राजनीतिक आवश्यकताओं से सबसे ज़्यादा मेल खाती हो। अपने पॉलिटिकल फेवर गेन करने के लिए अब उन्होंने इन इस्लामिक जो ट्रेडिशंस थी, शरियाएँ थी, उनकी इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से करना शुरू किया। मुस्लिम रूलर्स इन मैनी एशियन रीजन्स ड्यूरिंग सेंचुरीज ऑफ एम्पायर बिल्डिंग रेगुलरली कमीशन्ड आर्टिस्ट टू पेंट देयर पोर्ट्रेट्स एंड सीन ऑफ लाइफ इन देयर किंगडम. बच्चों, जिन शताब्दियों के दौरान साम्राज्य का निर्माण हो रहा था, उस समय कई एशिया क्षेत्र के जो शासक थे उन्होंने नियमित रूप से कलाकारों को उनके चित्र, उनके राज्य के जीवन के चित्र बनाने के लिए अब नियुक्त कर लिया था नियमित तौर पर। यहाँ पर हम बात करें तो ईरान के सफ़ावी राजा थे, है ना, उनके दरबार में एक बिहजाद नाम का चित्रकार था और उस बिहजाद नाम के चित्रकार ने सफ़ावी दरबार की जो सांस्कृतिक प्रसिद्धि थी उसको चारों ओर फैलाने में बहुत मदद की थी। वो एक उत्कृष्ट कलाकार था और उसे सफ़ावी दरबार में संरक्षण भी प्रदान किया गया था। आर्टिस्ट फ्रॉम ईरान आल्सो मेड देयर वे to Mughal India. Some were brought to the Mughal court, as in the case of Mir Sayyad Ali and Abdus Samad, who were made to accompany Emperor Humayun to Delhi. बच्चों, ईरान से भी कुछ कलाकार भारत में आए, मुगल कालीन भारत में। कुछ तो मुगल दरबार में कुछ को लेकर आया गया, जैसे मीर सैयद अली की बात है, अब्दुस समद है, वो बादशाह हुमायूं के साथ दिल्ली तक साथ देने के लिए कहा गया था और वो यहाँ पर चले आए। कुछ और थे जिन्हें संरक्षण और प्रतिष्ठा भी चाहिए थी, वो उन अवसरों की तलाश में यहाँ पर आए। अदर माइग्रेटेड इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू विन पैट्रोनेज एंड प्रेस्टीज, है ना, वो संरक्षण भी चाहते थे और सब प्रतिष्ठा भी चाहते थे। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एम्परर एंड अ स्पोक्स पर्सन ऑफ ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम ओपिनियन ऑन द क्वेश्चन ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिविंग बींग्स was a source of tension at the Mughal court. Earlier in previous slide I have explained about this type of tension. मैंने आपको अभी समझा चुका हूँ इसको. And Akbar's court historians Abul Fazl cites the emperors as saying, बच्चों, अकबर का एक दरबारी इतिहासकार था अबुल फजल। अबुल फजल वही व्यक्ति है जिसने अकबरनामा की रचना की थी। तो अबुल फजल बादशाह को क्या कहता है
कहता है देयर आर मैनी दैट हैड पेंटिंग्स, यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, है ना। बट सच मैन आई डिसलाइक, पर ऐसे व्यक्तियों को मैं नापसंद करता हूँ। आई इट appear टू मी दैट एन आर्टिस्ट हैज़ एन यूनिक वे ऑफ रिकॉग्नाइजिंग गॉड when he must come to feel that he cannot bestow life of his work। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यह महसूस होता है कि खुदा की रचना को वह जीवन नहीं दे सकता है। ठीक है, ये बहुत ही शानदार बात जो है अबुल फजल ने बादशाह अकबर से कही थी। ये कुछ पेंटिंग्स है बेटे, मुग़ल पेंटिंग्स, वो आपके स्क्रीन पर एक एक करके आपके सामने आ रही है। Now, dear students, we will get an information regarding the Akbarnama and the Badshahnaमा। बच्चों, अकबरनामा जो है बादशाह अकबर के जीवन से संबंधित है और इसकी जो रचना की थी वो रचनाकार थे अबुल फजल। वहीं बादशाहनामा बादशाह शाहजहां ने अपने शासन के इतिहास को लिखने के लिए बादशाहनामा को तैयार करवाया, और बादशाहनामा तैयार करने वाला जो शख्स था, जो व्यक्ति था, वो था अब्दुल हामिद लाहौरी। ठीक है, उसके लेखक के रूप में इन्हें जाना जाता है और ये अबुल फजल का एक शिष्य था। अमंग द इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेट मुगल क्रॉनिकल्स द अकबरनामा एंड बादशाहनामा आर द मोस्ट वेल नोन। बच्चों, महत्वपूर्ण चित्रित मुगल इतिहासों में सर्वाधिक ज्ञात अकबरनामा और बादशाहनामा है। यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स को इलस्ट्रेट किया गया है, इमेजेस तैयार की गई है। Each manuscript contain an average of 150 full or double page painting of battles, sieges, hunts, building, construction, court scenes etc। और इसकी प्रत्येक जो भी मैन्युस्क्रिप्ट तैयार की गई है या मैन्युस्क्रिप्ट्स, उसमें औसतन करीब 150 या के पूरे पेजेस या दोहरे पेजेस में केवल लड़ाई, घेराबंदी, शिकार, कंस्ट्रक्शन यानी इमारत का निर्माण और कोर्ट सीन यानी दरबार का दृश्य ये चित्रित किया गया है। द ऑथर ऑफ अकबरनामा अबुल फजल, बिल्कुल ध्यान रखना, याद कर लेना हमें इस चीज़ को। ग्रीव अप इन मुगल कैपिटल ऑफ आगरा। अकबरनामा के जो लेखक थे अबुल फजल, उनका पालन पोषण मुगल राजधानी आगरा में होता है। एंड ही वॉज वाइडली रीड इन अरेबिक, पर्सियन, ग्रीक फिलासफी एंड सूफिज्म। वह अरबी, फारसी, यूनानी दर्शन और सूफीवाद में पर्याप्त निष्णात था, काफ़ी विद्वान व्यक्ति था। मोरओवर ही वॉज अ फोर्सफुल डिबेटर एंड इंडिपेंडेंट थिंकर हु कॉन्सिस्टेंटली अपोज द व्यूज ऑफ कंजर्वेटिव उलेमा। बेटा, इससे भी अधिक वो एक बड़ा प्रभावशाली डिबेटर यानी वाद विवाद करना, एक इंडिपेंडेंट थिंकर, एक स्वतंत्र चिंतक था। ठीक है, और उसने लगातार जो कंजर्वेटिव उलेमा थे, दकियानुसी उलेमा के जो विचार थे, उनका हमेशा उसने विरोध किया। एंड दिस क्वालिटी इम्प्रेस्ड अकबर, और उसकी यही गुणों ने अकबर को अपनी ओर इम्प्रेस किया। एंड हु फाउंड अबुल फजल आइडली सुटेड एज एन एडवाइजर एंड स्पोक्स पर्सन फॉर हिज पॉलिसीज। और उससे प्रभावित होकर के अकबर ने क्या किया, उसे अपना सलाहकार बना लिया, और जो कुछ भी पॉलिसी वो तैयार करता था उसको स्पोक्स पर्सन बना दिया, प्रवक्ता बना दिया कि हम ये पॉलिसी को ऑप्ट करें तो इसके लिए आप लोगों तक मैसेज को कन्वे करें। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्परर वाज टू फ्री द स्टेट फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। और बादशाह का भी एक मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि पेंटिंग के समय उसने देख लिया था कि किस तरह से मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी उसके उस टास्क को परफॉर्म जो करवाया जा रहा था उसमें कहीं ना कहीं टेंशन को क्रिएट करा था। तो बादशाह भी ये चाहता था कि राज्य को धार्मिक रूढ़िवादियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जाए, तो उसे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत थी। एंड इन हिज रोल एज कोर्ट हिस्टोरियन, और इसने दरबारी इतिहासकार के रूप में अबुल फजल ने अकबर के शासन से जुड़े विचारों को न केवल आकार दिया, अबुल फजल ने न केवल उनको आकार दिया बल्कि स्पष्ट रूप से व्यक्त भी किया। इन हिज रोल एज कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल बोथ शेप्ड एंड आर्टिकुलेटेड द आइडियाज एसोसिएटेड विद द रिज्न ऑफ अकबर। अबुल फजल अकबर के शासन व्यवस्थाओं से जुड़े हुए जितने भी पॉलिसीज़ को लेकर आया जा रहा था, उनमें अपने विचारों को के आधार पर उसको स्वरूप भी प्रदान किया और स्पष्ट तौर पर लोगों को इसको व्यक्त भी करने में मदद की।
Beginning in 1589, Abul Fazl worked on the Akbarnama and for 13 years. बच्चों 1589 में अबुल फजल ने अकबरनामा पर 13 वर्षों तक कार्य किया एंड उसने इस दौरान रिपीटेडली रिवाइजिंग द ड्राफ्ट और उसने कई बार इस प्रारूप में सुधार भी किया। और ये इतिहास की जो घटनाएं थी, जो वास्तविक विवरण थे, जो है ना, उसको शासकीय दस्तावेजों और कुछ जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाणों के आधार पर, जैसे इन सोर्सेस के आधार पर इसको तैयार किया। ठीक है। द क्रॉनिकल इज बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ सोर्सेस। ये जो अकबरनामा तैयार किस आधारों पे किया गया ये बतला रहा है, इंक्लूडिंग एक्चुअल रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स, जो वास्तविक विवरण थे उनके आधार पर, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एंड ओरल टेस्टिमोनीज के आधार पर, ओरल टेस्टिमोनीज ऑफ नॉलेजेबल पर्सन्स, इनके आधार पर इस क्रॉनिकल को तैयार किया गया। द अकबरनामा इज डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स ऑफ विच द फर्स्ट 2 आर क्रॉनिकल्स। बच्चों अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया। ठीक है। और पहली जो 2 थी वो उनका इतिहास थी। द थर्ड बुक ऑफ द आइन अकबरी, थर्ड जिल्द जो है उसको आइन अकबरी के नाम से जाना जाता है। द फर्स्ट वॉल्यूम कंटेन्स द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम आदम टू वन सेलेस्टियल साइकिल ऑफ अकबर्स लाइफ विच इज़ 30 ईयर। बेटा शुरुआत से लेकर जो मानव जाति का इतिहास की बात कर रहा है, ये आदम से लेकर के अकबर के लाइफ के 30 ईयर्स के आसपास तक, इसका विवरण इस फर्स्ट वॉल्यूम में शामिल किया गया है। द सेकेंड वॉल्यूम क्लोज टू द 46th रीजनल ईयर ऑफ अकबर, और जो दूसरी जिल्द है अकबर के 46वें शासन काल जो था 1601 उस पर ख़त्म होती है। और अगले ही वर्ष द वेरी नेक्स्ट ईयर अबुल फजल फेल विक्टिम टू अ कॉन्स्पिरेसी hatched by Prince Salim and was murdered by his accomplice by बीर सिंह बुंदेला। बेटा अगले इस वर्ष जो है अबुल फजल यानी 1602 में अबुल फजल की हत्या कर दी जाती है, जो राजकुमार सलीम होता है जहांगीर, उसके एक बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति बीर सिंह बुंदेला के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। वो एक प्रकार से षड्यंत्र का शिकार हो जाता है, उसका मर्डर कर दिया जाता है। The Akbarnama was written to provide a detailed description of Akbar's reign in the traditional diachronic sense of recording politically significant events across time, as well as in the moral novel sense of giving a synchronized picture of all aspects of Akbar's empire like geography, social, administrative and cultural without reference to chronology। यहाँ फोकस कर रहा है विदाउट रेफरेंस टू क्रोनोलॉजी। बेटा जो अकबरनामा का जो लेखन है वो राजनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक है। और जो घटनाएं राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी उनके समय के साथ विवरण देने के पारंपरिक जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया गया था, और इसके साथ ही तिथियों और समय के साथ होने वाले बदलावों का उसमें जिक्र किए बिना, उल्लेख किए बिना अकबरनामा में अकबर के साम्राज्य की जो भौगोलिक स्थिति थी, सामाजिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक सभी पक्षों का विवरण प्रस्तुत किया गया, और वो भी बड़े अभिनव तरीके से भी इसमें लेखन का कार्य किया गया था। विदाउट रेफरेंस ऑफ क्रोनोलॉजी मतलब इसमें तिथियों का कोई जिक्र नहीं किया गया। इन द आइन अकबरी द मुगल एम्पायर इज प्रेजेंटेड एज हैविंग अ डाइवर्स पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ हिंदूज, जैनस, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स एंड अ कंपोजिट कल्चर। आइन अकबरी में मुगल साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, बौद्धों और मुसलमानों की भिन्न भिन्न आबादी वाले और एक मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। अकबरनामा में बेटा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अलावा जो भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक के सभी पक्षों को उसमें शामिल किया गया। तो अकबरनामा में इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा रोल था। ये आपने इस पैराग्राफ के माध्यम से समझा। और इसके जो सोर्सेज थे कि वो कहाँ से कलेक्ट किए गए थे, हमने आपको बताया था कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, ओरल टेस्टिमोनीज थी, है ना, इनके आधार पर इन सारे डाटास को या इन सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया गया था। 13 ईयर्स के लिए में इस वर्क को परफॉर्म किया गया था।
तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है ये अकबरनामा से रिलेटेड है। अब हम अबुल फजल की जो राइटिंग स्किल थी या उसकी जो लैंग्वेज थी उसके बारे में जानते हैं। अबुल फजल रोट इन अ लैंग्वेज दैट वाज ऑर्नेट एंड विच अटैच्ड importance to diction and rhythm, as texts were often read aloud. This Indo-Persian style was patronized at court, and there were a large number of writers who wanted to write like Abul Fazl. अबुल फजल की जो भाषा थी वो बड़ी अलंकृत थी, ऑर्नेट थी। चूँकि इसकी भाषा में पाठों को ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था, भाषा में लय और कथन शैली को बड़ा महत्व दिया जाता था। तो ये जो लय और शैली थी बेटा, ये भारतीय फारसी शैली का एक उदाहरण थी, और इंडो पर्शियन स्टाइल को कोर्ट में यानी दरबार में संरक्षण मिला हुआ था। कई सारे ऐसे राइटर्स थे वो अबुल फजल की तरह लिखना चाहते थे। नाउ वी विल रीड अबाउट द बादशाह नामा। बच्चों, अबुल फजल का ही एक शिष्य था अब्दुल हमीद लाहौरी। उसे बादशाह नामा के लेखक के तौर पर देखा जाता है। लाहौरी इज नोन एज द ऑथर ऑफ बादशाह नामा। एम्परर शाहजहां हियरिंग ऑफ हिज टैलेंट्स, बादशाह शाहजहां ने उसकी योग्यता को सुना और उसे अकबरनामा के नमूने पर ही अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया। और बादशाह नामा भी सरकारी इतिहास है बेटा। बादशाह नामा इज दिस ऑफिशियल हिस्ट्री इन दिस 3 वॉल्यूम्स ऑफ 10 ल्यूनर ईयर्स ईच। ये भी 3 जिल्दों में बना हुआ है और प्रत्येक जिल्द जो थी वो 10 चंद्र वर्षों का ब्यौरा देती है। ठीक है। लाहौरी रोड द फर्स्ट एंड सेकंड दफ्तर्स कंप्राइजिंग द फर्स्ट 2 डिकेड ऑफ द एम्परर्स रूल। लाहौरी ने बादशाह के शासन के पहले 2 दशकों का जिक्र किया, पहले दफ्तर में और दूसरे दफ्तर में। और इन जिल्दों के बाद में जब ये तैयार किया गया, दिस वॉल्यूम्स वर लेटर रिवाइज्ड बाय सादुल्ला खान। और जब ये जिल्द तैयार हो गई, वॉल्यूम्स तैयार हो गए, तो उस शाहजहां का जो वजीर था सादुल्ला खान, उसने इसमें कुछ सुधार किया, इसने रिवाइज किया। इन्फर्मिटीज ऑफ ओल्ड एज प्रिवेंटेड लाहौरी फ्रॉम प्रोसीडिंग विद द 3rd डिकेड विच वाज देन क्रॉनिकल बाय द हिस्टोरियन वारिस। लेकिन अब बुढ़ापे की असक्तताओं के कारण लाहौरी जो था वो 3रे दशक के बारे में नहीं लिख सका, और जो उसका अधूरा काम था उसके बाद में जो इतिहासकार वारिस थे उन्होंने इसे कंप्लीट किया था। During the colonial period, British administration began to study Indian history and to create an archive of knowledge about the subcontinent to help them better understand the people and the culture of the empire they sought to rule. औपनिवेशिक जो काल था, अंग्रेजों का शासन, उसमें जो अंग्रेजी प्रशासक थे बेटा, वो साम्राज्य के लोगों की संस्कृतियों को और उन लोगों को समझना चाहते थे। बेहतर ढंग से उनको समझने के लिए क्या किया कि जो भारतीय इतिहास था उसको स्टडी, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करना स्टार्ट किया, और उन्होंने क्रिएट एन आर्काइव ऑफ नॉलेज, उपमहाद्वीप के बारे में ज्ञान के अभिलेखागार को स्थापित करना शुरू किया। 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी को स्टैब्लिश किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को स्टैब्लिश किया। और उसमें क्या काम होता था? अंडरटुक द एडिटिंग, प्रिंटिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ मैनी इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स, जिसमें कई भारतीय पांडुलिपियाँ इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, उसकी एडिटिंग की जाती, संपादन किया जाता था, प्रिंटिंग की जाती थी, प्रकाशन किया जाता था, उसका ट्रांसलेशन भी किया जाता था। तो इस तरह से 1784 में सर विलियम जोन्स ने ये काम स्टार्ट किया। एडिटेड वर्जन ऑफ द अकबरनामा एंड बादशाह नामा वर फर्स्ट पब्लिश्ड बाय द एशियाटिक सोसाइटी इन 19th सेंचुरी। अकबरनामा और बादशाह नामा के संपादित जो पाठांतर थे सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी द्वारा ही 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किए गए थे, और वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 20वीं शताब्दी के आरंभ में हेनरी बेवरिज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इन अर्ली 20th सेंचुरी अकबरनामा वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय हेनरी बेवरिज आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर। बड़ी कड़ी मेहनत के बाद उसको ट्रांसलेट किया गया था। बादशाह नामा के केवल कुछ ही अंशों का अभी तक अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये अकबरनामा और बादशाह नामा से संबंधित इन्फॉर्मेशन को आज आपने गेन किया। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।